हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर्स शो का एपिसोड नंबर 72, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चाहे फिर आपका एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, इससे बाहर करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी का जबरदस्त प्यार देखने को मिला है इस वे टू सक्सेस की नई सामान्य अध्ययन बुक के ऊपर। फ्रेंड्स, जबरदस्त क्रांतिकारी बुक साबित हो रही है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि ये कोई साधारण बुक नहीं है। इस बुक के ऊपर आपका जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला है। अगर आपने अभी तक बुक को परचेज नहीं किया है, फटाफट ऑनलाइन परचेज करके अपनी धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप जीएस का किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट से। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने। सब लोग जान गए होंगे इस करंट इवेंट के बारे में। हाल ही में 11 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान के नए और 23वें प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद शहबाज शरीफ को चुना गया है। इन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला है। फ्रेंड, जो शहबाज शरीफ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मतलब पीएमएलएन से सांसद हैं और इस पार्टी के ये अध्यक्ष भी है, प्रेसिडेंट भी है। और साथ ही पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनकी जो पार्टी है वो यहां पर लिखी हुई है तहरीक ए इंसाफ। काफी बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। तहरीक ए इंसाफ पीटीआई पार्टी से बिलोंग करते हैं इमरान खान। इनको टोटल 174 वोट्स मिली है, जिसके बाद ये जीते हैं। वहीं पर इमरान खान की पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको टोटल 172 वोट्स मिले थे। फ्रेंड, जो शहनाज शरीफ है ये कोई नया चेहरा नहीं है। आपको पता होगा पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नवाज शरीफ, जो कि 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके और सबसे लंबे टाइम तक उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में सर्व किया है। ये उन्हीं के छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ के छोटे भाई है शहबाज शरीफ, और ये कहा जाता है कि पैसों के मामले में ये उनसे ज्यादा बड़े हैं, मतलब इनके पास ज्यादा पैसा है। फ्रेंड्स, शहबाज शरीफ पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां से 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1997 फरवरी में मुख्यमंत्री चुने गए थे। उसके बाद कुछ टाइम पे पाकिस्तान की सेना ने तख्ता पलट कर दिया था, जिनके बाद इनको डिपोर्ट किया गया था सऊदी अरब फैमिली के साथ। 2004 में इन्होंने वापस पाकिस्तान आने की कोशिश करी, जहां पर लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर से इनको वापस भेज दिया गया। उसके बाद 2008 में इनको फिर से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां का मुख्यमंत्री चुना गया। फिर 2013 में फिर से इनको मुख्यमंत्री चुना गया। 2013 में इन्होंने भारत की भी यात्रा करी थी। उस टाइम पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे। 2018 तक एज अ मुख्यमंत्री पंजाब का इन्होंने सर्व किया। और 2018 में जो पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन हुए थे, वहां पर ये कैंडिडेट थे, लेकिन उस टाइम पर ये जीत नहीं पाए थे। इमरान खान जीत गए थे, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, तो ये कोई नया चेहरा नहीं है। जो मतलब नवाज शरीफ थे ये उन्हीं के छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ। और इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये 2020 में जेल भी जा चुके हैं। 2021 में ही ये जेल से छूटे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जा चुके थे और फिलहाल भी मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस इनके ऊपर चल रहा है। और फिर जब से ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत सारे भारतीयों के अंदर ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि इनका नेचर क्या है, इनका कैरेक्टर क्या है, इनका पास्ट क्या रह चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स, इन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में भारत और पाकिस्तान के कैसे संबंध रहेंगे। तो चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा हाल ही में 6 फरवरी 2022 को भारत की बहुत बड़ी संगीतकार लता मंगेशकर जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था, जिनकी याद में हाल ही में
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का निर्माण किया गया है और यह पुरस्कार साल में केवल एक बार दिया जाएगा और एक ही इंसान को, एक ही नागरिक को दिया जाएगा। और जो ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, यह पहला पुरस्कार 2022 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा। 24 अप्रैल 2022 को यह पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल को लता मंगेशकर जी के पिताजी का, जिनका नाम था मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, उनकी पुण्यतिथि मतलब उनकी डेथ एनिवर्सरी है, जिस पर 24 अप्रैल को मोदी जी को यह अवार्ड दिया जाएगा, यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार किन हस्तियों को दिया जाएगा, किन लोगों को दिया जाएगा आने वाले टाइम में? फ्रेंड्स, ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए एक मेंटोर के रूप में योगदान दिया हो, एक पथ प्रदर्शक के रूप में योगदान दिया हो। उस इंसान को हर साल ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में कौन सा एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और ये किनकी याद में शुरू किया गया है? लता मंगेशकर जी की याद में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का किया सफल परीक्षण। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने एक स्वदेशी मिसाइल मतलब भारत द्वारा विकसित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है हेलिना, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। फ्रेंड्स, इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है वो भारत द्वारा विकसित एक ALH मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये परीक्षण की ही इमेज है। फ्रेंड्स, सफल परीक्षण के बाद पता चला है ये जो हेलिना मिसाइल है, इसकी जो रेंज है, इसकी जो स्पीड है वो 230 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। मतलब 230 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दुश्मन के टैंक को उड़ा सकती है। पलक झपकते ही दुश्मन का टैंक खत्म। 230 मीटर पर सेकंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो हाल ही में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है वो DRDO और भारत की वायुसेना और भारत की थल सेना के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक साथ इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मिसाइल का नाम क्या है? हेलिना। नेक्स्ट करंट इवेंट है, भारत में निर्मित डोर्नियर विमान ने अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। यहां पर व्यावसायिक का मतलब है कॉमर्शियल, मतलब इस विमान ने अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप एलायंस एयर का प्लेन देख रहे हैं, ये एक कंप्लीटली मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है और हाल ही में 12 अप्रैल 2022 को इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली कॉमर्शियल उड़ान भरी, पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। और फ्रेंड्स, भारत के अंदर यह पहला मौका है जब किसी भारत द्वारा विकसित एयरक्राफ्ट ने कॉमर्शियल फ्लाइट ली हो पैसेंजर के साथ। फ्रेंड्स, इस विमान का जो निर्माण करा है वो भारत में ही किया गया है और इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL ने किया है। इस विमान को पहले सशस्त्र जो बल है हमारी आर्म फोर्सेस वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब 12 अप्रैल को इसका सफल परीक्षण हो चुका है। 12 अप्रैल को इसने अपनी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट भर ली है। 17 अप्रैल से ये कॉमर्शियल फ्लाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इस कॉमर्शियल फ्लाइट को जो ऑपरेट करेगी वो एलायंस एयर कंपनी करेगी, जिसका गठन 1996 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और ये एयर इंडिया की ही एक सब्सिडरी है। फ्रेंड्स, इस एयरक्राफ्ट की जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 17 पैसेंजर्स है, मतलब ये एक साथ 17 पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भर सकता है। फ्रेंड्स, पहली वाणिज्य उड़ान असम के दिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच इसने भरी, मतलब 12 अप्रैल को जो मैंने बताया। और शुरुआत में 17 अप्रैल को जो उड़ान भरेगा कॉमर्शियल फ्लाइट के रूप में वो असम के दिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच में भरेगा। तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? डोर्नियर नाम से इसको जाना जाता है। इसका पूरा नाम इसको दिया गया है डोर्नियर 228 प्लेन इसको नाम दिया गया है। हाल ही में जब इसने अपनी पहली फ्लाइट भरी तो काफी सारे अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। आप देख सकते हैं, जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री है आदित्य राय सिंधिया वो भी उपस्थित थे, साथ ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी भी उपस्थित थे। नेक्स्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना विश्व का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। यानी कि फ्रेंड, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दुनिया का
थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। फ्रेंड्स, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल बिजिएस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग 2022 के नाम से। इस रिपोर्ट को जो जारी किया है वो ओएजी ने किया है। ओएजी का मतलब है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। फ्रेंड्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इसको हम एक एजेंसी कह सकते हैं जिसका हेडक्वार्टर यूके मतलब इंग्लैंड के अंदर है। ओएजी है क्या? फुल फॉर्म तो इसकी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड है, लेकिन ये एक ग्लोबल ट्रेवल डेटा प्रोवाइडर एजेंसी है जो कि एयरलाइन से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो कि ट्रेवल से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करती है हर साल। और हाल ही में इसने 2022 की ग्लोबल बिजिएस्ट एयरपोर्ट की रैंकिंग की लिस्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको थर्ड रैंक मिली है। मतलब ये एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। यहां पर सबसे ज्यादा पैसेंजर्स का आवागमन रहता है, सबसे ज्यादा फ्लाइट उड़ती है, यहां पर आती है, लैंड करती है, और ये इसको तीसरी रैंक मिली है। याद रखिएगा 2022 में फर्स्ट रैंक मिली है अटलांटा एयरपोर्ट को, जो कि यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का एक एयरपोर्ट है। सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। 2019 के कंपैरिजन में कोविड-19 से पहले अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 20वीं रैंक मिली थी, लेकिन अब ये तीसरे नंबर पर आ चुका है। और ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, कोविड की फोर्थ वेव ना आई, तो 2023 तक ये फर्स्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन सकता है इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है भारत का दिल्ली के अंदर। मुंबई शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। फ्रेंड्स, हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के मुंबई शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह मान्यता दी है? यहां पर मैंने लिखा हुआ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड हार्बर डे फाउंडेशन ने यह मान्यता मुंबई शहर को दी है। सबसे पहले समझते हैं जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, यह मान्यता क्यों दी जाती है और इससे पहले किस शहर को यह मान्यता दी गई है। मैंने सिंपल सा नीचे लिख दिया कि किस शहर को यह मान्यता दी जाती है और क्यों दी जाती है, कौन कौन से फैक्टर देखे जाते हैं, क्या क्या मूल्यांकन देखे जाते हैं जिसकी वजह से यह मान्यता दी जाती है। जिस शहर में लगातार वृक्षारोपण, ठीक है, मतलब प्लांटेशन हुई हो, बहुत सारे पेड़ लगाए गए हो जिस शहर में लगातार, एक तो यह चीज देखी जाती है। पेड़ों की वैज्ञानिक देखभाल, उस शहर में पेड़ों की वैज्ञानिक देखभाल कितनी हो रही है, यह फैक्टर देखा जाता है। साथ ही लोगों में जन जागरूकता, लोगों में, उस शहर के लोगों के अंदर जागरूकता कितनी है, पेड़ों को लेकर कितने जागरूक है, वो कितने पेड़ों की प्लांटेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कितनी देखभाल करते हैं, ये वाला फैक्टर भी देखा जाता है। और साथ ही प्रासंगिक संसाधनों का आवंटन भी देखा जाता है। ये सभी फैक्टर देखे जाते हैं उस देश के उस शहर के अंदर, तब जाके ये मान्यता दी जाती है। और फाइनली ये चीज मुंबई शहर में देखी गई है, वहां के पेड़ों में देखी गई है, इसलिए मुंबई शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड दिया गया है। इससे पहले 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब की मान्यता भारत के हैदराबाद शहर को दी जा चुकी है। क्लियर है? 2022 का खिताब किसको दिया गया? हैदराबाद शहर को दिया गया। और अब 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको दिया गया? मुंबई शहर को दिया गया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यहां पर वर्ल्ड की बात हो रही है, दुनिया भर में से ये मान्यता दी जाती है। भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप है क्या। फ्रेंड्स, ये एक वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट है जो कि दुनिया भर के देशों के अंदर सड़क से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको आगे ले जाने के लिए, उनके टैलेंट को उजागर करने के लिए दुनिया भर के अंदर इस टूर्नामेंट को आयोजित कराया जाता है। इस बार इस टूर्नामेंट की जो मेजबानी कर रहा है वो भारत करेगा 2023 के अंदर। ये टूर्नामेंट इस बार स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और साथ ही सेव द चिल्ड्रन इंडिया, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कराया जा रहा है। इस बार इस टूर्नामेंट में टोटल 16 देशों की 22 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। इस वर्ष भाग लेने वाली जो देश है वो बांग्लादेश है, बोलिविया है, साथ ही ब्राजील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे रहने वाले हैं। तो काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत आयोजित करा रहा है।
रविचंद्र अश्विन ने रचा इतिहास, आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। फ्रेंड्स यहां पर आपने एक टर्म नोट की होगी, रिटायर्ड आउट। रिटायर्ड आउट होता क्या है, सबसे पहले आपको यह बताऊंगा, उसके बाद आगे की कहानी बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी खेलता हुआ मैदान से बिना कोई रीजन दिए, बिना एम्पायर को इन्फॉर्म किए और विरोधी टीम के कैप्टन को बिना इन्फॉर्म किए मैदान से लौट जाता है, मैदान से बाहर हो जाता है, तो उसको रिटायर्ड आउट माना जाता है। और हाल ही में ऐसा चल रहे भारत के अंदर आईपीएल में हुआ है, और हाल ही में भारत के अंदर चल रहे आईपीएल सीजन में ऐसा ही हुआ है, जहां पर राजस्थान और लखनऊ टीम का मैच चल रहा था और राजस्थान की टीम की तरफ से खेल रहे थे रविंद्र अश्विन, जो कि बिना कोई रीजन दिए, बिना एम्पायर को बताए और साथ ही विरोधी टीम के कैप्टन को भी बिना इन्फॉर्म किए मैदान से पवेलियन चले गए। अब पवेलियन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जो क्रिकेट स्टेडियम होता है वहां पर जो खिलाड़ियों का एक रेस्ट रूम होता है, जहां पर वो अपनी कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज वगैरह करते हैं, फिर रेस्ट वगैरह करते हैं, उसको पवेलियन बोलते हैं। तो ऐसा ही हुआ जहां पर अश्विन खेलते हुए अचानक से बिना कोई रीजन दिए, एम्पायर को भी उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया और विरोधी टीम के जो कैप्टन थे उनको भी कोई रीजन नहीं दिया और पवेलियन लौट गए, जिसके बाद वो रिटायर्ड आउट हो गए, उनको रिटायर्ड आउट माना गया। और ऐसा करने वाले आईपीएल के इतिहास में ये इकलौते पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। फ्रेंड्स इससे पहले आईसीसी की काफी सारी टूर्नामेंट में काफी सारे खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुए हैं, लेकिन आज तक आईपीएल में कोई खिलाड़ी रिटायर्ड आउट नहीं हुआ था। ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए रविचंद्र अश्विन। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नाम याद रखिएगा, रविचंद्र अश्विन, जो कि राजस्थान की टीम की तरफ से खेल रहे थे। नेक्स्ट है, हनुमान जयंती 2022 पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मोरबी में 108 फीट भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किया। फ्रेंड्स आपको पता है 16 अप्रैल 2022 को भारत के अंदर हनुमान जयंती के रूप में मनाया गया। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअली 108 फीट की भगवान हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया है गुजरात के मोरबी में। फ्रेंड्स इस मूर्ति का जो अनावरण किया गया है ना, वो हनुमान जी 4 धाम, हनुमान जी 4 धाम परियोजना, आपने काफी बार सुना होगा, शायद पहले मैंने आपको किसी एपिसोड में कवर कराया होगा। हैशटैग हनुमान जी 4 धाम परियोजना शुरू की गई थी, जिसके तहत भारत के अंदर चारों दिशा में, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भगवान हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। और ये इस परियोजना की दूसरी मूर्ति स्थापना थी, जिसकी स्थापना गुजरात के मोरबी में पश्चिम दिशा में की गई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया पहली मूर्ति की स्थापना कहां की गई थी? ऑब्वियसली पहली मूर्ति की स्थापना उत्तर दिशा में हिमाचल प्रदेश के शिमला में की गई थी 2010 के अंदर, इसी परियोजना के तहत। और तीसरी मूर्ति की स्थापना जो की जाएगी वो दक्षिणी दिशा में भारत के रामेश्वरम में की जाएगी, ठीक है। और जब चौथी मूर्ति की स्थापना की बात आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा, हाल ही में घटना घटी है, मतलब हाल ही का इवेंट है 16 अप्रैल 2022 का। और कहां पर की गई, कितने फीट की मूर्ति है? 108 फीट की मूर्ति है, भगवान हनुमान जी की मूर्ति है। गुजरात के मोरबी में इस मूर्ति की स्थापना की गई है। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट हो जाता है, क्योंकि ओलंपिक 2020 से पहले और ओलंपिक 2020 जब हो चुके थे उसके बाद भी काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बने कि 2024 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कौन सा शहर करेगा। एसएससी एनटीपीसी के काफी सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहे, इसीलिए यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। भले ही 22वां कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर हो रहा हो, जुलाई के अंदर, लेकिन क्वेश्चन आपके 2026 कॉमनवेल्थ से रिलेटेड भी बनते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा, क्योंकि हाल ही में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया देश का एक राज्य है जिसका नाम है विक्टोरिया।
इसके डिफरेंट डिफरेंट शहर के अंदर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी होने वाली है। ठीक है, यानी कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य करने वाला है। क्लियर है। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स की 23वां एडिशन रहने वाला है, यानी कि 23वां संस्करण रहेगा। और बात करें अगर 22वें एडिशन की, जो कि 2022 के अंदर ही होने वाला है, इंग्लैंड इस बार इस कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कर रहा है और ये 22वां संस्करण है, जो कि 28 जुलाई 2022 से शुरू होकर 8 अगस्त 2022 तक चलने वाला है। कहां पर होगा? इंग्लैंड के किस शहर में होगा? ब्रिमिंगम शहर में होने वाला है। इंग्लैंड का एक शहर है ब्रिमिंगम, वहीं पर 22वां कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर होने वाला है, जुलाई से अगस्त के बीच में। इसका मोटो क्या रहेगा? गेम्स फॉर एवरीवन। गारंटी के साथ कह सकता हूं, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा कि कॉमनवेल्थ 2022 गेमों की इस बार मोटो क्या था? गेम्स ऑफ एवरीवन इस बार इसका मोटो रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। शायद ये करंट इवेंट मैं आपको लास्ट एपिसोड में कवर करा चुका हूं, लेकिन तब इस म्यूजियम का उद्घाटन नहीं हुआ था। अब फाइनली इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हो चुका है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। फ्रेंड्स, हाल ही में 14 अप्रैल 2022 को राजधानी दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय या फिर प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस म्यूजियम का सीधा सीधा उद्देश्य यह है, भारत के जो अब तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना और साथ ही सभी प्रधानमंत्रियों का भारत के विकास में जो योगदान रहा है उनके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए इस म्यूजियम को विकसित किया गया है। टोटल 270 करोड़ रुपए की इस परियोजना में लागत आई है और साथ ही 14 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। रात में ऐसा ये दिखा करेगा, आप देख सकते हैं, और साथ ही अंदर से ऐसा दिखेगा। इसका लोगो इस टाइप का है, क्योंकि सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में इसके अंदर आपको जागरूकता देखने को मिलेगी। इसके अंदर काफी सारी जानकारियां उन देखने को मिलेगी। फ्रेंड, दिल्ली के अंदर जो ऑलरेडी काफी टाइम पहले से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है, वहीं पर इस प्रधानमंत्री म्यूजियम का भी निर्माण किया गया है। जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी, ये उन्हीं को समर्पित है, वो वहीं पर है। उसको ब्लॉक 1 का नाम दिया गया है, इस टाइप का वो दिखता है। तो अब पूरा जो मैप हो गया, ये हो गया आपका पूरा मैप म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट है भाई, इंपॉर्टेंट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी। ये काफी बढ़िया काम हुआ है। फ्रेंड्स, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बोला जाता है, इसने भारत के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री लेने की अनुमति दे दी है। यानी कि आप एक साथ 2 बैचलर डिग्री भी कर सकते हैं अलग अलग विश्वविद्यालय से, या फिर एक ही विश्वविद्यालय से आप कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ 2 मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं एक ही विश्वविद्यालय से या फिर अलग अलग विश्वविद्यालय से, या फिर आप एक साथ एक बैचलर डिग्री ले सकते हैं और आप कोई डिप्लोमा भी एक साथ कर सकते हैं। वो मान्य है, मतलब उनको प्रॉपर मान्यता मिलेगी। वो दोनों डिग्री या फिर डिप्लोमा डिग्री जो भी होगा वो मान्य होंगे। तो ये काफी अच्छा कदम उठाया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में किसने अनुमति दी? तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसको अनुमति दी है। नेक्स्ट और लास्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के 103 साल पूरे। फ्रेंड्स, हाल ही में 13 अप्रैल 2022 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके 103 साल पूरे हो चुके हैं। फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 को ये नरसंहार पंजाब के अमृतसर के अंदर हुआ था, जहां पर हजारों की भीड़ पर एक अंग्रेजी अधिकारी ने, एक अंग्रेजी अफसर ने बिना कोई ऑर्डर के, बिना कोई पहले मतलब आदेश के धुआंधार गोलियां चला दी। लगभग 50 से ज्यादा अंग्रेजी सैनिक थे और 10 मिनट के अंदर उन्होंने 1650 राउंड फायर किए गोलियों के, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, हजारों भारतीय लोगों की मौत हो गई थी। सबसे पहले ये सभा क्यों चल रही थी? फ्रेंड, जलियांवाला बाग पड़ता है अमृतसर के अंदर, ठीक है। वहां पर 13 अप्रैल 1919 में एक सभा चल रही थी, ठीक है। सभा क्यों चल रही थी? क्योंकि 1919 में एक कानून पास किया गया था अंग्रेजों के थ्रू, जिसको रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है भारतीयों द्वारा,
क्योंकि इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को, किसी भी क्रांतिकारी को बिना कोई रीजन दिए कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील कानून भी कहा गया था, क्योंकि इस कानून में कोई भी सुनवाई वगैरह नहीं होती थी। इसी के विरोध में काफी सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे, जिसमें से 2 आंदोलनकारी थे, जिसमें से एक थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल और डॉक्टर शेफुद्दीन केचलू। ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी इस रोल एक्ट, इस काले कानून के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में ही, इन दोनों को छुड़ाने के लिए ही एक सभा हो रही थी, एक चर्चा हो रही थी जलियांवाला बाग के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे। और बिना किसी कारण के और बिना किसी पहला कोई आदेश भी नहीं दिया, कोई नोटिस भी नहीं दिया, एक अफसर था, अंग्रेजी अफसर, जिसको जनरल ओडायर के नाम से भी जाना जाता है और उसका पूरा नाम कर्नल रेजिनाल्ड डायर था। उसने आदेश दे दिया और धुआंधार गोलीबारी करी, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। फ्रेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बहुत सारे भारतीयों की मांग पर अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई थी, जिसका नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने जांच की और रिपोर्ट जारी की। उसमें हंटर कमेटी ने बताया कि इस हत्याकांड में केवल 388 लोगों की ही मौत हुई और लगभग 1200 लोग घायल हुए, जबकि सच्चाई यह है कि लगभग 1000 के आसपास लोगों की इसमें मौत हुई थी और लगभग 1500 से 2000 के बीच लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, क्योंकि यार ये जो जलियांवाला बाग था ना, इसके चारों मकान बने थे, घर बने थे, इसका कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं था, केवल एक ही गेट था। और जिस तरफ से हमला हो रहा था, इसी वजह से लोग वहां पर फंस गए थे, अपनी जान भी नहीं बचा पाए थे, इस वजह से इतने लोग मारे गए थे। और जो ये जनरल ओडायर था ना, इसको भारत का एक था उधम सिंह, जिसने 21 साल बाद लंदन में जाकर, इसके घर पे जाकर 1940 में इसकी गोली मार के हत्या करी थी, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है सरदार उधम सिंह, जिसमें रोल प्ले कर रहे हैं विक्की कौशल, देखिएगा। तो काफी सारी इंपोर्टेंट चीज हो जाती है जलियांवाला बाग से रिलेटेड। एग्जाम में करंट इवेंट ये भी पूछा जा सकता है, इस बार 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग को कितने साल हो गए, तो 103 साल हो गए। इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, हंटर समिति या फिर हंटर कमेटी बनाई गई थी। इसमें कितने लोग मारे गए थे, किसने गोली चलवाई थी, जनरल ओडायर ने गोली चलवाई थी। जनरल ओडायर की कब हत्या की गई थी, 1940 में की गई थी। जनरल ओडायर की किसने हत्या करी थी, सरदार उधम सिंह ने की थी। कहां पर की थी, लंदन में की थी। जलियांवाला बाग है कहां, अमृतसर के अंदर है। जलियांवाला बाग जो सभा हो रही थी वो क्यों हो रही थी, आपको पता है, रोलेट एक्ट के विरोध जो प्रदर्शन किए गए थे, आंदोलन किए गए थे, उसमें 2 स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्यपाल और डॉक्टर शेफुद्दीन केचलू। उनकी रिहाई के लिए एक पंचायत हो रही थी, एक सभा हो रही थी। ठीक है, तो याद करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी मैराथन दे रखे हैं हिस्ट्री की, चैनल के ऊपर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, नोट्स वगैरह बनाए होंगे। इसका पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश में आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और बुक्स के बारे में फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया वे टू सक्सेस की सामान्य अध्ययन की ये क्रांतिकारी बुक, फटाफट परचेज करके प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट से भी आप ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।